नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जो हमारा ये अध्याय चल रहा है, वो कक्षा 6 कक्षा 6 और अध्याय भी 6 है ये। जो हमने आधा अध्याय पढ़ लिया पिछले पार्ट में, ये अध्याय 6 का पार्ट 2 है। अगर आपको कंप्लीट हिस्ट्री करनी है एनसीईआरटी की, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट 6 टू 12th क्लास हिस्ट्री के सभी वीडियोज़ एक क्रमानुसार मिल जाएँगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। एक बार पिछला पार्ट मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था कि एक समाज को, एक लोगों के समूह को हम सभ्यता का नाम क्या सॉरी सभ्यता का नाम कब देंगे? उसमें हमने कुछ विशेषताएँ देखी थी कि अगर किसी समूह में या समाज में वो विशेषताएँ हैं, तो हम उसे सभ्यता का नाम देंगे। तो आदिमानव काल से जब मानव विकास करता हुआ पहुंचा और ये पहुंच चुका था हड़प्पा पर, तो उसमें उस समाज में हमें ये सभी विशेषताएं मिली। हड़प्पा जो समाज था उसमें, इसलिए हमने इसको नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। एक बार मैं वो आपको विशेषताएं रिवाइज करवा देता हूँ कि उसमें व्यापार की विशेषता होनी चाहिए, मतलब कि वो समाज व्यापार करता हो, नगरीकरण हो, शासन और प्रशासन की व्यवस्था हो, लेखन पद्धति हो और कृषि करता हो। कृषि सिर्फ अपने लिए नहीं, जो अपने के अलावा मतलब जो कृषि उत्पाद है उनका निर्यात करता हो, अन्य शहरों को उन खाद्य पदार्थों को भेजता हो। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। सरस्वती नदी मानचित्र 89 पर चित्र 6.3, पृष्ठ संख्या 89 पर चित्र 6.3 में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरीय नदियों के किनारे विकसित हुए। मतलब कि जो सिंधु नदी है, उसके किनारे पर या फिर उसकी सहायक नदियों के किनारे पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर विकसित हुए। अब हम बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी को आज के समय वर्तमान काल में घग्गर भारत में कहा जाता है, और जब ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो इस नदी को हाकरा नाम से जाना जाता है। अतः इस नदी को घग्गर हाकरा नदी भी कहते हैं। इस नदी के किनारे पर भी अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। ये कहता है कि 2 मेन नदियां हैं, एक सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके किनारे जो इम्पोर्टेंट शहर दिए हैं, वो दिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसने कहा इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है सरस्वती, जिसको भारत में आज के समय घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा कहा जाता है, और दोनों को मिला के इसको घग्गर हाकरा नाम भी दिया जाता है। और इस नदी के किनारे भी मतलब सरस्वती लगा लो या घग्गर हाकरा लगा लो, इसके किनारे भी जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। आज के समय यह एक मौसमी नदी है जो सिर्फ वर्षा ऋतु में बहती है। मौसमी नदी मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर मौसम में बहे, या फिर कहें तो जो सिर्फ जिसमें पानी वर्षा ऋतु के दौरान आता है। एक होती है इसका ऑपोजिट सदा नीरा नदी। उसका मतलब है कि इसमें सदा नीर बहेगा, मतलब सदा जल बहता रहेगा साल के 12 महीने लगातार। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ मिला। जो सरस्वती नदी है, उसका वर्णन हमें प्राचीन ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एक देवी और एक पर्वत से निकलकर क्या-क्या कहा गया है? एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों के रूप में पूजा गया है। बाद के जो ग्रंथ आए उसमें ये बताया गया है कि इस समय में सरस्वती नदी है वो सूख गई है। अतः इसके लुप्त होने का वर्णन मिलता है। लुप्त होना मतलब ये नदी सूख गई है, अब इसकी प्रेजेंस नहीं है,
इसकी उपस्थिति नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही है, आपने पिछला पार्ट देखा हो तो। अब है नगर योजना। जैसे आपको बताया था, अगर कोई सभ्यता है, तो उसमें नगर योजना की विशेषता होनी चाहिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही शहर अब पाकिस्तान में हैं। इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं, जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व, खोज मतलब उनकी जानकारी मिली है, हैं ये काफ़ी पुराने। हमें इनकी जानकारी कब मिली? 1924 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसने कहा कि जो ये महत्वपूर्ण नगर हैं, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा पहला नगर और उसके बाद मोहनजोदड़ो, इनकी जो खोज हुई, हमें इनके बारे में पता चला, वो चला 1 शताब्दी पूर्व 1924 में। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, इसके कारण, क्योंकि जो ज्यादातर इसके स्थान मिले हैं, वो सिंधु नदी के मैदानों में मिले हैं, इसलिए इसको नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा, गवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में है और सैकड़ों छोटे-छोटे जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। इसने कहा कि जो शुरुआत में जो महत्वपूर्ण नगर मिले, वो आपके मिले सरस्वती, जो आपकी अ, कहाँ पे गया ये? सिंधु नदी के मैदानों में। इसलिए इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और बाद में अन्य जगह भी जो प्रमुख स्थल थे वो मिले, जैसे कि ये सभी प्रमुख स्थल जैसे मैंने आपको बताए हैं। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी है। यह रोचक की सरस्वती नदी की द्रोणी, द्रोणी मतलब बेसिन। और बेसिन क्या होता है? ये भी बात इम्पोर्टेंट है जाननी, कि बेसिन वो क्षेत्र होता है कि एक बड़ी नदी और एक सहायक नदी जिस क्षेत्र में सिंचाई करती है, वो उसका बेसिन कहलाता है। इसको समझ लीजिए एक बार, बेसिन या द्रोणी क्या होता है। जैसे ये एक कोई नदी जा रही है, ये इसकी सहायक नदी है, जो सहायक नदी होती है, जो छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। इन नदी के द्वारा जिस एरिया में सिंचाई की जाती है, मतलब खेती में पानी दिया जाता है इस नदियों द्वारा, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इस नदी का बेसिन कहलाएगा। तो बेसिन आपको समझ में आया कि उस नदी द्वारा जो जिस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, वो पूरा क्षेत्र उस नदी का बेसिन कहलाएगा। तो ये कहता है कि हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा। अब है रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी में न न केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गवेरीवाला आते हैं, बल्कि छोटे-छोटे अन्य नगर भी आते हैं। ये देखिए, इसने कहा कि जो आपकी सिंधु नदी थी, उसके बारे में आपने 2 पढ़ लिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब जो आपकी सरस्वती नदी है, उसमें केवल राखीगढ़ी और गवेरीवाला, ये 2 महानगर हैं इसके सरस्वती नदी के, और बल्कि अन्य छोटे-छोटे नगर भी आते हैं। इसने बताया है कि जो मेन है वे 2 नगर हैं आपके सरस्वती नदी के मैदानों में, राखीगढ़ी और डवेरीवाला। इसके अलावा अनेक नगर हैं, जैसे हरियाणा में फरमाणा, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर हैं, भिडाना व बनावली भी आते हैं। निस्संदेह मानचित्र में पृष्ठ 89 पर चित्र दिए गए क्षेत्र में पुरास्थलों की संलग्नता स्पष्ट दिखाई गई है। इसने बताया कि जो पृष्ठ 89 पे जो चित्र दिए गए हैं, जिसमें इस प्रकार दिखाए गए हैं कि सरस्वती सिंधु घाटी की जो सभ्यता, इसके नगर इस प्रकार यहाँ पर सघनता दिखाई गई है। आपको जो डायग्राम था उसमें, कि बहुत ज्यादा आसपास ही ये स्थल थे।
अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। इनका कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके जो नगर बसाए गए थे, वो एक योजना के अंतर्गत, मतलब उनमें एक मैनेजमेंट था। ये नहीं कि कोई कहीं बसा दिया, कोई कहाँ बसा दिया। मतलब जो घर बनाने की या फिर नगर बसाने की एक सॉरी संपूर्ण योजना थी। अच्छे तरीके से वो बसाए गए थे। उन नगरों में सड़कें चौड़ी थी, जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। उसने कहा कि जो सड़कें थी ना, वो चौड़ी थी, कि ये देखिए इस प्रकार से सड़कें क्या थी वहाँ पे चौड़ी थी और चारों दिशाओं में उन्मुख होती थी, मतलब चारों दिशाओं में वो जाती थी। इस प्रकार की वहाँ पर चौड़ी सड़कें थी। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई मिलती और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते, ऊपरी नगर जहां संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। तो अब देखिए क्या बताया गया है कि मैं एक बार आपको संरचना बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो गलियां थी वो पूरी तरह खुली हुई थी और चारों दिशाओं में वो उन्मुख थी, मतलब चारों दिशाओं में वो जाती थी। ये बात क्लियर हुई आपको? पहली। दूसरा बताया गया है कि जो नगर बसे गए थे, उनके चारों ओर किलेबंदी थी, कि यहाँ पे 2 नगर हैं, ये गलियों का हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से ये नगर हो गया इसके और इसके चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी। किलेबंदी मतलब कि मजबूत दीवार थी इसके चारों ओर। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ? पहला पॉइंट सड़कों का दे रखा था, दूसरा पॉइंट किलेबंदी का। किलेबंदी मतलब कि चारों तरफ सुरक्षा के लिए एक दीवार थी। वो सुरक्षा संभावना की जा सकती है कि किसी दुश्मन से थी या फिर जंगली जानवरों से या फिर किसी अन्य खतरे से, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई लिखित सबूत नहीं मिले हैं। उसके बाद तीसरा बताया है कि इसमें 2 नगर होते थे, एक को बोलते थे ऊपरी नगर और एक को बोलते थे निचला नगर। और ऊपरी वर्ग में और ये इनकी किलेबंदी हो गई। क्या हो गई? किलेबंदी हो गई। आया आपको समझ में? इसको बोलते थे ऊपरी नगर और इसको बोलते थे निचला नगर। और उसके चारों तरफ क्या होती थी? किलेबंदी होती थी। जो निचला नगर था वो आपका पूर्व की साइड था और जो ऊपरी नगर था वो आपका सॉरी जो निचला नगर था वो पश्चिम की साइड था और जो ऊपरी नगर था वो था आपका पूर्व की साइड। इस जो नगर में रहते थे उसमें रहते थे अभिजात वर्ग के लोग। अभिजात वर्ग के लोग। अभिजात वर्ग मतलब जो शासन से संबंधित थे, जो अधिकारी थे, बड़े-बड़े पदों पर थे, वो लोग इस ऊपरी नगर में रहते थे। जबकि बाकी जो जनता है, सामान्य लोग हैं, वो आपके निचला नगर में रहते थे। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरीकरण था, वो किस प्रकार से बसा हुआ था। आगे हम इसके बाकी पॉइंट भी देखते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको कि ऊपरी नगर जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर जहाँ साधारण लोग रहते थे। अब देखिए, कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जो बड़े भवन थे, उनका जो उपयोग है, वो क्या था? सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जाता था।
जैसे सामूहिक उद्देश्य मतलब कि सभी के लिए, जैसे अब आपके गाँव या शहर में कोई धर्मशाला होगी, कोई पार्क होगा या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग जिसका प्रयोग सभी लोग करते होंगे, कोई त्योहार मनाने के लिए या फिर कोई प्रतियोगिता के लिए, तो वो होता है सामूहिक उद्देश्य। उदाहरण के लिए गोदाम जहाँ परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। इसने उदाहरण दिया गोदाम का, गोदाम जहाँ सामान रखते हैं। मान लेते हैं कि कोई गोदाम बना दिया गया है यहाँ पे इस नगर में, तो जिसको भी अपना सामान बेचना है या फिर बाहर भेजना है, वो सभी अपना सामान यहाँ गोदाम में रख देगा। जितनी ज़रूरत है उतना अपना घर पे रख लेगा और बाकी सभी लोग अपना सारा सामान जो उसे निर्यात करना हो इस गोदाम में रख देंगे। तो इस प्रकार से जो बड़ी इमारतें थी, उनका प्रयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे कि यहाँ पे गोदाम दिखाया गया है। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकार के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पे कहता है कि आपके जो अभी हमने पढ़ा था, एक ऊपरी नगर और एक निचला नगर। इसने कहा कि दोनों में मकान है। ठीक है, इसमें अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं, उच्च अधिकारी रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी गुणवत्ता है, जो सामान लगाया गया है घर बनाने में, कि दोनों नगरों में एक जैसा है। ये अंतर नहीं है कि इसमें घटिया क्वालिटी का सामान लगा दिया गया है और इसमें बढ़िया क्वालिटी का। जो सामान लगाया गया है, दोनों की गुणवत्ता है, वो बिल्कुल एक जैसी है और दोनों मकान ईंटों के बने हुए हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब है कुछ संरचनाएँ। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। इसने कहा कि यहाँ पे कुछ इमारतें मिली हैं, उनका जो निर्माण का जो विषय है, वो चर्चा का विषय हो सकता है कि उनका निर्माण क्यों किया गया? आखिर उनके निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, वो कौन-सी इमारतें थी? ये देखिए। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार और एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12 इंटू 7 लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। ये कहता है कि वहाँ पे एक मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है कि उसका उद्देश्य क्या था? सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जलरोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन, जैसे आपका तारकोल होता है ना, वैसे पदार्थ है जो वाटरप्रूफ होता है। जल रोधक मतलब वाटरप्रूफ होता है। उसकी परत चढ़ाई गई है। स्नानागार के चारों ओर छोटे-छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर एक कुआँ मिला है। समय-समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इसे स्नानागार को स्वस्थ पानी से समय-समय पर भरा जाता था। अब इसका उद्देश्य क्या है? एक बार समझ लीजिए कि ये स्नानागार है आपका जो 12 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं और एक कमरे में कुआँ मिला है। ऐसे इसके चारों तरफ क्या बने हुए कुएँ बने हुए हैं और एक कमरा है जहाँ पे उस कमरे में एक कुआँ है और इसी स्नानागार में यहाँ पे कोने में एक होल है, छिद्र है, नाली बनी हुई है। शायद ये इसको साफ करने के लिए होगी और जो इस कमरे में कुआँ है, वो इसमें साफ पानी भरने के लिए होगा। ये स्नानागार आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार बना हुआ था। अब जो बात है, चर्चा का विषय है वो इस स्नानागार का उद्देश्य है। एक बार ये देखिए डायग्राम। कालीबंगा के राजस्थान में कालीबंगा के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क, ये सड़क देखिए और अभी खुदाई चल रही है। और उसके बाद है धोलावीरा के मध्य नगर आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें। धोलावीरा में 3 अलग-अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य महानगरों की तरह 2। इसने कहा कि जो धोलावीरा है, जैसे बाकी महानगर है उसमें
सिर्फ 2 बाग थे, जबकि धोलावीरा में 3 बागों में बँटा हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि धोलावीरा में 3 अलग-अलग क्षेत्र थे और न कि अन्य महानगरों की तरह 2 क्षेत्र थे। बाकी महानगरों में 2, एक ऊपरी नगर और एक निचला नगर, लेकिन धोलावीरा में 3 भागों में नगर बँटा हुआ था। ये देखिए विशाल स्नानागार, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके साइड चारों ओर कमरे बने हुए थे। बीच में शायद इस साइड ये देखिए आपको नाली नज़र आ रही होगी कि ये इस साइड यहाँ पे नाली बनी हुई है और इन्हीं किसी एक कमरों में से यहाँ पे कुआँ मिलेगा। मोहनजोदड़ो का स्नानागार है ये। अब इसका है, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा, जो पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। देखिए, जितनी भी पुरानी सभ्यताएँ हैं, इनके बारे में आपको सिर्फ़ संभावनाएँ ही मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का कोई लिखित प्रूफ़ नहीं है कि ये इस काम में आता होगा। जैसे अलग-अलग व्याख्याएँ हैं कि इसका प्रयोग किस लिए होगा, एक सार्वजनिक स्नान के लिए। दूसरा केवल राजसी परिवार के स्नानागार के लिए। तीसरा धार्मिक कार्यों के लिए। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे स्नान नहीं करते थे, क्योंकि अधिकांश लोगों के घर में स्नानागार मिले हैं। अब सभी लोगों के घर में स्नानागार है, मतलब बाथरूम है, तो लोग वहां पे नहाने क्यों जाएंगे? तो इसने कहा कि ये जो पहली व्याख्या है स्वीकार्य नहीं है, हो सकता है ये किसी राजसी परिवार के लिए, मतलब राजा के परिवार के लिए हो, या फिर यहाँ पे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो, या फिर धार्मिक स्नान होता हो किसी विशेष दिन को, किसी विशेष तिथि को, या फिर किसी विशेष अवसर पर। अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं है, जैसे न कोई शिलालेख, मतलब कि कोई लिखित प्रूफ या सबूत हमारे पास नहीं है। आप भी सोचिए कि इसका प्रयोग किस लिए हो सकता था पहले। सिर्फ संभावना है, बाकी चीजें हमारे पास कोई लिखित सबूत नहीं है। नगरीकरण हो गया। अब हम देखते हैं जल प्रबंधन कि जल की क्या व्यवस्था थी। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता, स्वच्छता मतलब साफ सफाई, जल प्रबंधन मतलब जल के पानी के आने जाने की व्यवस्था पे बहुत ध्यान देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे, मतलब नहाने के लिए अलग बाथरूम हुआ करते। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिसमें अपशिष्ट जल बहता था। इसने कहा कि जो हर घर में, ये मान लेते हैं ये घर है हड़प्पा का, और ये क्या है? स्नानघर है। और इसने कहा कि ये बाकी ये गलियां हैं और ये दूसरा घर है। तो इसमें से जो अपशिष्ट जल के लिए, गंदे जल के लिए इसमें नालियां बनी हुई थी प्रत्येक गली में, जो ढकी हुई थी, मतलब खुली नालियां नहीं थी। और यहाँ से जो स्नानघर का जल था, वो सीधा यहाँ एक नाली के द्वारा इस नाली से जुड़ा होता था। ये इस घर का स्नानघर है और यहाँ से पानी इस तरह से इस नाली में, दूसरी तरह की नाली में जाता था, जो ढकी होती थी। तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से कितनी अच्छी व्यवस्था थी, और ये ओपन भी नहीं होती थी। ये बात समझ में आ गई? वही बात बता रखी है कि जो ये स्नानघर है, जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे। मतलब ये जल निकास प्रणाली है, नालियाँ हैं ये। जल मतलब पानी, निकास मतलब निकालने की प्रणाली। ये देखिए अभी इसकी ये नालियाँ हैं, इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है? और यहाँ से ये ढकी हुई थी पहले, अब इसको ओपन दिखाया हुआ है क्योंकि इसकी खुदाई चल रही है। ये लोथल गुजरात की है। इसने कहा कि मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुएं से पानी निकाला करते थे। कि मोहनजोदड़ो है, वहां पे कुएं मिले हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं,
तो लोग वहाँ से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्र में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशय मतलब मानव के द्वारा बनाया गया पानी संग्रहित करने का एक बड़ा तालाब, जो मानव ने खुद बनाया हो, पानी इकट्ठा करने के लिए उससे पानी लेते होंगे। धोलावीरा में 73 मतलब 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। क्वेश्चन है सबसे बड़ा जलाशय कहाँ मिला है? धोलावीरा में। स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। पक्की ईंटों के कुएं कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। तो ये ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको साथ-साथ नोट करते जाने हैं अगर आप पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बारीकी से एनसीईआरटी को पढ़िए। इसने कहा कि कक्षा की एक गतिविधि के रूप में किसी फीते से अपने कक्षा, विद्यालय, गलियारे या खेल के मैदान को मापें और इस लंबाई की तुलना धोलावीरा के सबसे बड़े जलाशय की लंबाई से कीजिए भी। इसने कहा कि जो आपका बरामदा उसको नाप लीजिए और इसके साथ उसकी तुलना कीजिए जो सबसे बड़ा लंबा जलाशय मिला है। धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशालकाय या फिर विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया है। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया है। अब देखिए इसने क्या बताई यहाँ पे लाइन, इसने कहा है कि धोलावीरा में जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि जो ये जलाशय बनाए गए हैं, ये चट्टान को काटकर बनाए गए हैं और कुल जलाशयों की संख्या है 6। कितनी है? 6, कम से कम 6। अब इनको क्या है कि नालियों से यहाँ पे दिया है कुशल जल संचयन, मतलब जल को इकट्ठा करना। नालियों से अंडरग्राउंड नालियां बनाई गई है कि किसी ऊंचे स्थान से जल आ रहा कि वो इस जलाशय में पहुंच जाए, और इसी प्रकार वितरण के लिए भी नालियां बनाई गई हैं। भूमिगत नालियों से जोड़ा गया है, मतलब एक कुशल व्यवस्था थी जल प्रबंधन की। तो ये देखिए आप, चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशालकाय जलाशय, और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ एक विशालकाय ये जलाशय है और इसमें ये नालियां थी पानी इकट्ठा होने की अंडरग्राउंड, ताकि इसमें पानी पहुंच जाए ऊंचे क्षेत्र से। अब जलाशयों के इस प्रकार के नियमों के लिए आवश्यक बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। इसने कहा कि ये जो जलाशय है जो बनाए गए, तो मजदूर भी जरूरत पड़ी होगी, जो श्रमिक है उनकी जरूरत पड़ी होगी, तो उनको सुनियोजित करने के लिए किसी ने निर्देश दिए होंगे कि आपको इतनी खुदाई करनी है, इस समय से लेके इस समय तक खुदाई करनी है, और उन्हें मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया होगा, क्योंकि उस समय इस आज की तरह पैसे या मुद्रा का प्रचलन नहीं था। फिर उन जलाशयों की सफाई भी करनी होगी और उनका रख-रखाव भी, मतलब जो भी सार्वजनिक चीज़ थी, उनकी सफाई, रख-रखाव, उनका बनाना, जो चीज़ जो उनकी देखभाल कर रहा है, उनको क्या मिलता होगा, मतलब ये सब मैनेज कैसे हो रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे शासन और प्रशासन की जो विशेषता जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस की थी, वो भी थी कि कोई ना कोई तो इनका हेड होगा मजदूरों का, या फिर ये चीज़ डिसीजन लेते होंगे, तो कोई ना कोई तो शासन और प्रशासन की पद्धति यहाँ पर ज़रूर थी। अब क्वेश्चन आता है कि हड़प्पावासी क्या खाते थे? हड़प्पावासियों ने अपनी अनेक बस्तियां छोटी और बड़ी नदी के किनारे बसाई। सिर्फ जल स्रोत तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा। देखिए जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो हड़प्पा वासी है वो छोटी नदियों या बड़ी नदियों के किनारे इसलिए बसे पानी की उपलब्धता के लिए, ताकि वो जल स्रोतों तक, मतलब जल के स्रोत है उस तक आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि नदी जल का स्रोत है। अगर नदी के पास रहने लगे तो उन्हें जल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और ऐड की है कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा,
क्योंकि नदियाँ आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। इन्होंने कहा कि वो नदियों के पास क्यों बसे? उसने कहा एक तो पानी की उपलब्धता, उन्हें आसानी से पानी मिल जाता है और दूसरा जो वहाँ के नदियों के आसपास की भूमि है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब वो क्या खाते थे? जो पुरातात्विक खोजें यह दर्शाती कि हड़प्पावासी दलहन, दलहन मतलब दालें वगैरह आती हैं, सेम है, मटर के दाने हैं और दालें इसमें सम्मिलित हैं। और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त वो जौ, गेहूँ, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी-कभी धान जैसे अनाज की खेती भी करते थे। यूरेशिया यूरेशिया हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि आपको ज्योग्राफी की मतलब भूगोल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का मिक्स पार्ट जो होता है, यूरेशिया बोलते हैं दोनों को मिला के। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। ये है हड़प्पा वासियों की एक विशेषता कि उन्होंने यूरेशिया में सबसे पहले कपास किसने उगाई? हड़प्पा वासियों ने। जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। इन्होंने कहा कि उन्होंने कई उपकरण बनाए, जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप, ये हरियाणा में एक साइट है सिंधु सभ्यता की, जिसका नाम है बनावली। क्या नाम है? बनावली से प्राप्त ये हुआ है। ये बनावली से प्राप्त हुआ, ये जगह है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। उसके बाद हम और भी चीजें देखेंगे अब सिंधु सभ्यता की। हड़प्पावासी मुलायम तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टीन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है, जब तांबे की तुलना में कठोर होती है। सॉरी, इसने कहा कि वो धातुओं का बारे में अच्छी जानकारी थी उन्हें। ये बात यहाँ से पता चलती है। ये देखिए क्या बताया गया है कि हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। उन्हें ये भी पता था अगर तांबे में टीन मिला दिया जाए तो कांसा मिलता है। तांबा प्लस टीन क्या बनेगा? कांसा, जो कि इससे ज्यादा कठोर होता है तांबे से कांसा। और हड़प्पा वासियों ने ये सारी चीजें पता थी, ने उपकरण और बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया है। बाद में इसकी उन्होंने कुछ छोटी-मोटी प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां वगैरह भी बनाई हैं। ये बात क्लियर हुई? चलो इस पेज में ब्लैंक ही था ये पेज, मैं सोचा कि इसमें कुछ रह गया। अब ये देखिए कि सूसा में खुदाई में प्राप्त कार्लेनियन के मनके, ये कार्लेनियन के मनके हैं, ठीक है? जहाँ पे इसमें होल करके ये कुछ सजावटी सामान बनाते थे। ये कार्डेलियन है, ये मनके इसमें होल करके ये इस प्रकार से कुछ माला वगैरह बना लेते थे। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? ये सारे कार्नेलियन के मनके हैं। हड़प्पा का हाथी दाँत का कंगा जो ओमान के तट पर पाया गया है, तो ये हाथी दाँत का क्या है? कंगा है, इस प्रकार से बनाया हुआ। हो सकता है एक और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन हमने ये जो देखा है, जो खोजे हुए हैं मतलब इसके अंदर जो भी अ, अवशेष मिले, उनसे ये पता चलता है कि ये कंगा होगा। ओमान के तट पर ये मिला है। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों के अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ये व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। और व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग व नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। इसने कहा कि जब वो व्यापार करते थे तो ये देखिए, तो उन्होंने नदियों का प्रयोग किया।
आसपास के जो जल क्षेत्र थे उनका प्रयोग किया, लेकिन जब वो विदेशों से व्यापार करते अधिक दूरवर्ती के लिए समुद्री रास्तों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया जब वो दूसरे देशों पर जाते थे, व्यापार करने के लिए। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी, मतलब एक बड़ी समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती, जैसे ये भारत है आपका, इस प्रकार से समझिए इसको कि गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पा बस्तियां स्थित है। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में, जो आपके गुजरात में एक लघु बस्ती है लोथल में, और वहां पे क्या है, 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया जाता है, मतलब एक मैदान पाया जाता है। वो किस लिए उपयोग में आता होगा, तो ये हमारे जो पुरातत्ववेता हैं उन्होंने अंदाजा लगाया है, संभावना जताई है कि ये एक बंदरगाह होगा। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे समुद्री जहाज अपना सामान उतारते हुए लादते हैं। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए होता होगा। ये कह रहा है कि ये जो मैदान मिला है, इतना बड़ा है कि ये फुटबॉल के 2 बड़े मैदान बन सकते हैं। और यहाँ पे इसने ये कहा कि ये बेसिन बंदरगाह जैसी संरचना, बंदरगाह मैंने बताया कि वो जगह होती है जहाँ समुद्री जहाज तो उस समय नहीं होंगे, समुद्री नाव अपना सामान उतारती हैं और जो सामान उन्हें लेके जाना हो वो वहां से लोड करते हैं, मतलब लादते हैं। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को एक दूसरे को पहचाने। अब बात ये थी कि ये जो नाव है जो सामान लेके जा रही थी, ठीक है, एक दूसरे देश में। अब जो व्यापारी है उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बंद कंटेनर जाते थे, डिब्बे जाते थे, जो भी वो बनाते जिस भी चीज से, तो व्यापारी को कैसे पता चले कि इसमें जो सामान आया है या फिर ये जो सामान है वो मेरा है या फिर किसी और का है। अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। उसने कहा कि छोटी-छोटी मोहरें मिली हैं। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर सेटिएटाइट, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आया है कि जो मोहरें हैं वो किससे बनी होती थी? एक मुलायम पत्थर है सेटिएटाइट की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जा सकता था। ठीक है? उस पदार्थ की बनी होती थी कि मान लीजिए ये सामान है, इस पे ये मोहर का लगा दिया तो पहचान में आ जाए कि ये सामान किस व्यापारी का है। इसलिए इन मोहरों का प्रयोग होता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्य इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए थे, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिले हैं। इसने कहा कि जो ये आपकी मोहरें हैं, ये क्या थी? इनके ऊपर कुछ सेंटीमीटर इनका साइज है, इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं कि कुछ लिखा भी हुआ है। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ अभी समझा जाना बाकी है कि इनको हम नहीं समझ पाए हैं कि कौन से जानवर हैं और इनका क्या मतलब है, और जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। पर यह निश्चित है कि किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। लेकिन ये बात निश्चित कर दी कि ये चीज मोहरे हैं और ये व्यापार से संबंधित है। ये देखिए अब जो मोहरे आपको दिखाई गई है, एक ये है 1 2 3 चित्तर, ये तीनों है बाएं से दाएं। एक सरंगी पशु, बैल, सींग वाले बाघ को दर्शाती हड़प्पा की कुछ मोहरे भी। ये देखिए बाघ है, हमने अंदाजा लगाया। ये तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि बैल। ये देखिए इस प्रकार से, अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं एक बार इसका जो बाहरी आवरण है वो बना देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए आपको दिख गया होगा, ये क्या है? बैल है। और सींग वाले बाघ, ये आपको बाघ दिख रहा होगा, ये मोहरे हैं हड़प्पा सभ्यता की जो हमें प्राप्त हुई है।
और यहाँ पे इसके ऊपर लेखन भी है, यहाँ देखिए किसी लिपि में ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इन्हें आज तक समझ नहीं पाए हैं, ये क्या लिखा हुआ है। अब उनके बारे में प्राचीन जीवन है, पुरातत्ववेत्ता हड़प्पावासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेके आए हैं। जो खोज कर रहे हैं ना, उन्होंने अनेक वस्तुएं हमारे सामने प्रस्तुत की है, उनमें से कुछ झलकियां हम देखेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वो लोग कहाँ चले गए। एक कांस्य दर्पण, एक पकी मिट्टी टेराकोटा का पात्र, दोनों धोलावीरा से प्राप्त है। ये दोनों दोनों चीजें आपकी, ये पात्र और ये दोनों चीजें आपको धोलावीरा से मिली है। ये एक कांसे का दर्पण है। दर्पण मतलब शीशा आपको दिख रहा होगा। और एक पक्की मिट्टी का पत्थर, ये पकी हुई मिट्टी का घड़ा जिसको आप बोलते हैं वो है मटका। ये दोनों धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अब आगे वाली चीजें देखिए। भार तोलने के लिए कुछ पत्थर, एक कांस्य छैनी, दोनों धोलावीरा से प्राप्त हुई है। ये भी क्या है, हम कुछ जैसे वजन तोलते हैं ना, वैसे तो बोलते हैं इसको बाट, या फिर माप तोल के लिए कोई चीज तोलनी है उसके लिए ये पत्थर होंगे। और ये आपकी एक छैनी प्राप्त हुई है। ये चीजें भी कांसे की छैनी है, धोलावीरा से प्राप्त हुई है। नोट करते चलिए क्या क्या चीजें धोलावीरा से प्राप्त हुई है और अन्य जगह से कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। ये चीजें हैं आपकी 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड, और ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी सीटी। जो आपका जो ये खेल बोर्ड है ना, जो खेल बोर्ड है, ये तो आपका प्राप्त हुआ धोलावीरा से। लेकिन जो ये सीटी है 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी, ये प्राप्त हुई है कर्णपुरा से। कहाँ से? कर्णपुरा, जो कि राजस्थान में है। क्लियर हुई बात ये? हड़प्पावासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए हैं। मतलब ये दिखा दिया वयस्क के लिए और ये बच्चों के लिए सिटी बनाई होगी। अब है सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं। ये देखिए एक छोटी मूर्ति जिसे प्राय पुरोहित राजा कहा जाता है कि कोई राजा होगा, यद्यपि यह मालूम नहीं कि यह प्रतिमा किसकी है। ये स्वास्तिक दर्शाती मोहर और शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता को दर्शाती है। ये देखिए यहाँ पे त्रिमुखी देवता हो गए और ये अलग अलग पशु इनको घेरे हुए हैं। तो ये चीजें हमें प्राप्त हुई है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, आपने बहुत सुना होगा मोहनजोदड़ो से नर्तकी प्राप्त हुई है। आज उसकी फोटो देख लीजिए। एक लघु कांस्य प्रतिमा है, ये कांस्य की बनी हुई है और यह 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। और नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पकी मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति, एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण। ये देखिए, ये कांसे की मूर्ति है नर्तकी की। ये टेराकोटा की पकी हुई मूर्ति है जो नमस्ते करते हुए बैठी हुई। शायद आज जो भारतीय संस्कृति है, इसी का पुराना रूप है कि नमस्ते उस समय भी प्रचलित था और आज भी प्रचलित है। और उसके बाद ये देखिए प्यासे कौवे वाली कहानी भी, जिसको हम काफी पुराना बताते हैं। ये देखिए, ये कौवा है और ये इसका पात्र जिसमें से पानी पीना चाहता है, उसके चित्र दर्शाता है, जिस पात्र में के निचले हिस्से से वह जल पीने के लिए एक चतुर तरीका अपनाता है। अब जो वस्तुएं देखी गई हैं, अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या उन गतिविधियों का पता लगाएंगे कि वो क्या काम करते होंगे। ऊपर जो फोटो देखी होंगी कि वो छैनी से क्या करते होंगे, खेल क्या खोलते होंगे, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होगी। अब है लोथल के पत्र पर जो दर्शाई गई कहानी है ना, उसको पूरा कीजिए। मतलब जो कौवे वाली कहानी है उसको पूरा कीजिए, लिखिए। और 4000 साल के बाद भी ये कहानी आज भी चल रही है।
और नर्तकी की जो लघु प्रतिमा उस पर विचार कीजिए, उसकी भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उनकी चूड़ियों को ध्यान से देखिए, जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएँ पहनती। उसने कहा कि जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो पूरी बाह तक पहनी हुई है ऊपर तक, जो राजस्थान और गुजरात में अब भी आपको नज़र आएँगी। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? इससे निष्कर्ष हमें मिलता है कि वो परंपरा, वो संस्कृति आज भी चली आ रही है। अब है अंत अथवा नई शुरुआत। 1900 सामान्य संवत पूर्व के आसपास इन सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका पतन हो गया, ह्रास हो गया। उसने कहा इतनी उपलब्धियां जो आज के समय में थी, लगभग 2019 का वर्ष आप देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटा दें तो आप आज से 4000 वर्ष पुरानी परंपरा और 2017-18 का जो भारत देखें, बिल्कुल एक जैसा है। उसकी बजाय, आज की बजाय, वर्तमान की बजाय ये काफी मॉडर्न था। इसके बाद भी उसका पतन हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली हो गए। इसने कहा कि जो नगर हैं, वो एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी, तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। उसने कहा कि ये जो सभ्यता थी ना, ये थी शहरी सभ्यता। उसने कहा कि गाँव के गाँव खाली हो गए, सॉरी, नगरों के नगर खाली हो गए। वहाँ पे कोई अगर बाकी बचा भी होगा, तो उन्होंने गाँव के ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया होगा, क्योंकि ये थी पहली शहरी सभ्यता। आपने देखा होगा कि नगर किस प्रकार बसे हुए थे, ये व्यापार करते थे। तो ये सारी शहरी सभ्यता थी और बाद में एक के बाद एक शहर खाली हो गए। यदि वहाँ पे कोई निवासी बचा, उसने ग्रामीण जीवन शैली को अपना लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्वान नहीं रहा, कि पहले जो प्रबंधन था वो अब विद्वान नहीं था। धीरे-धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी-छोटी वस्तुएं के रूप में बिखर गए। इन्होंने माना कि हड़प्पावासियों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो धीरे-धीरे हजारों की संख्या में नहीं तो 10-10, 20-20, 100, 200, 300, 400, 500 के ग्रुप बना के वो अलग-अलग भागों में निकल गए। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए, क्योंकि नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती थी। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते। इसने कहा कि जो वो गांव ग्रामीण शैली उन्होंने शुरू कर दी शहर की शैली छोड़कर, क्योंकि उन्हें पता था जो खाने की चीज़ें हैं और जो पीने की चीज़ें हैं, उस चीज़ में हम अगर गाँव में रहेंगे, ग्रामीण शैली में रहेंगे, तो उन तक हमारी पहुँच आसानी होगी। आज के समय में देखिए, जो शहर हैं, वो आज पानी के लिए और खाद्य पदार्थों के लिए गाँव पर निर्भर होते हैं। अब हम बात करते हैं सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आखिर किन कारणों से सभ्यता का पतन हो गया? इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। अनेक मतलब बहुत ज़्यादा कारण बताए हैं। बहुत समय पहले यह सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते। यहाँ तक कि प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। ये कहता है कि कुछ पुरातत्ववेत्ता हैं, उनका मत है कि ये आक्रमण के कारण या युद्ध के कारण ये समाप्त हो गए। लेकिन जो ये आक्रमण या युद्ध वाली बात है, ये बात सटीक नहीं बैठती, क्योंकि इनके पास से कोई भी हथियार नहीं मिला। इसलिए ये एक शांतिपूर्ण सभ्यता में प्रतीत होती है। तो जो पहली व्याख्या थी आक्रमण की, इस व्याख्या को हम असत्य ठहरा सकते हैं। वर्तमान में 2 कारणों पर सहमति बनी हुई है। पहला, 2200 सामान्य संवत पूर्व। 2200 मतलब अगर आपको सामान्य संवत पूर्व और आज से आपको निकालना है, तो इसमें 2000 जोड़ देना, मतलब 4200 वर्ष पहले से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी हुई।
शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्यापूर्ति में कमी आई होगी। इसने कहा कि एक तो बारिश की कमी के कारण कृषि में कमी हुई और जो शहरों में खाद्य पदार्थों की क्या हो गई? कमी हो गई, जिसके कारण इन्होंने शहरों को छोड़ दिया और ये धीरे-धीरे गाँव में बसने लगे। ये एक पहली व्याख्या जिसकी आज सहमति है। दूसरा है सरस्वती नदी का जो मध्य बेसिन सूख गया, वहाँ कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये 2 कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर है। इसने कहा कि दूसरा है, जो आपकी ये सरस्वती नदी है, इसका मध्य बेसिन सूख गया, उसके कारण ये शहर धीरे-धीरे खाली होते चले गए। तो ये भी बताया गया है कि ये देखिए हम किस प्रकार अपनी जलवायु पर निर्भर करते हैं, अगर हम यहाँ अपना अस्तित्व रखना चाहते हैं। जलवायु जब तक सही है, तब तक हम भी सही हैं। इसलिए जलवायु को नुकसान न पहुँचाइए, पर्यावरण को बचाएँ, अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाएँ। अगर जलवायु परिवर्तित हो गई, तो हमें भी ये जगह छोड़नी पड़ सकती है, जैसा कि हड़प्पा वासियों को छोड़नी पड़ी। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अध्याय में पता करेंगे। इसने कहा कि नगर तो लुप्त हो गए हड़प्पा के, लेकिन जो इनकी संस्कृति थी, जो चीजें इन्होंने बनाई थी, जिसके बारे में इन्हें ज्ञान प्राप्त था, उद्योग था इनका, मतलब कि जैसे कांसे से कुछ चीज बनाना, वो सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई, वो चीज़ वहाँ मौजूद हुई, सिर्फ नगर खत्म हो गए। और इन चीज़ों के बारे में और वो जो विकास था अगले चरण में पहुँचा, आगे फिर क्या परिवर्तन हुए, जिसके बारे में अगले अध्याय में पता करेंगे। अब देखिए सिंधु सभ्यता या आगे बढ़ने से पहले दोबारा से हम इसको एक बार जाँच लेते हैं। सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये बात क्लियर है आपकी? हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन नियम ने देख लिया, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। बहुत बड़े-बड़े नगर उन्होंने बसाए। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। इस सभ्यता का जलवायु संबंधित और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः पतन हो गया और लोग ग्रामीण शैली की ओर लौट आए। न्यू एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा गया है कि सभ्यता ये नगरों से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई और उसका जो कारण बताया है, वो बताया भोजन की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी, जलवायु में परिवर्तन। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले अध्याय में, अगले एपिसोड के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है, हर वीडियो में मैं यही बात रिपीट करता हूँ कि अगर आपका कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सजेशन के अनुसार, आपकी सलाह के अनुसार सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।